हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो हर किसी के लिए रिलेवेंट है जो सीएमए एग्जाम्स दे रहा है जून 2024 में, बट इसको वीडियो को देखने के लिए कुछ गाइडेंस की दरकार है, तो वो पहले सुन लीजिए। और मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे पता है यार एग्जाम एकदम सर पे है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज सुनिए ध्यान से। नंबर 1, इस वीडियो को हर स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया गया है, उस स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जिसका पॉजिटिव माइंडसेट है। पॉजिटिव माइंडसेट वाला वही स्टूडेंट होता है जो सिस्टम में खामियां सिर्फ जानता है लेकिन उसके लिए ना हाय तौबा नहीं मचाता, जो ये नहीं बोलता है मैं फेल हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने मुझे फेल किया। नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला वो होता है जो ये मानता है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम और मुझे उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली मैं अपनी तैयारी करूंगा। अगर वैसा आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, इस वीडियो को पूरा देखिए। बट कहीं पे भी अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो खुद पढ़ाई नहीं करते, फिर ब्लेम किसी और पर डालने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं, अननेसेसरीली ना खुद मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के लिए आप वल्नरेबल रहते हैं, मत देखिए इस वीडियो को प्लीज। आपके लिए ये वीडियो एकदम भी नहीं है। पर उस स्टूडेंट के लिए जिसको सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जिसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, आपके लिए देयर इज अ लॉट टू लर्न। ऑब्वियसली इस वीडियो में थंबनेल देखकर के आपको समझ में आया कि मैं इंस्टीट्यूट को यहां पे ब्लेम करने वाला हूं, इंस्टीट्यूट के ऊपर अंगुली उठाने वाला हूं, इंस्टीट्यूट को सुधारना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू, बट एट द सेम टाइम मैं स्टूडेंट की भी प्रॉब्लम्स यहां पे बताऊंगा और बताऊंगा कैसे एक स्टूडेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी खुद पैदा करता है जिसके बाद उसके नंबर कटते हैं। तो यस, दिस इज व्हाट टू से, टू वे स्वॉर्ड चलता है भाई, दोनों ही तरफ कट रहा है, क्या करेगा, लेकिन एट द एंड स्टूडेंट को इसकी मार पड़ती है। और ये सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट तक लागू नहीं होता, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सारे के सारे इसमें सारे के सारे एक ही जैसे काम कर रहे हैं एंड कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, पेपर चेकिंग अच्छे से नहीं हो रही और सारी की सारी गड़बड़ इवैल्यूएटर एंड पे हो रही है। इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा, पता नहीं वो सोल्यूशन कितना प्रैक्टिकल है कि नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए यार, मतलब ये एक बच्चे के मनोस्थिति के ऊपर मैं आप सोचिए, एक बच्चा आमतौर पे प्रे करता होगा कि भगवान मेरा पेपर अच्छा आ जाए, भगवान मेरा पेपर बुरा आ जाए, मतलब बुरा ना आए, एक्चुअली पेपर देखा हुआ सा आ जाए, ऐसा सोच के जाता होगा एक बच्चा। और उसी में अब उसको एक और थॉट आएगी इस वीडियो के बाद में कि भगवान मेरा पेपर ठीक ठाक चेक हो जाए, अच्छे इवैल्यूएटर से चेक हो जाए। मतलब अगर ये आपको प्रे करना पड़ रहा है तब तो यार सिस्टम में कितना बड़ा फ्लॉ है आप खुद सोचो। एनीवेज, आते अपने सीएमए एग्जाम्स की एकदम जो बोलते हैं ना जम के अपने यहाँ पे करेंगे, बातें करेंगे। कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए प्लीज आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कोई भी तरह की ट्रबल आप फेस करें या मैं फेस करूं, तो 2-3 बात एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूं। नंबर 1, ये वीडियो किसी को भी एजिटेट करने के लिए नहीं है। मैं यहाँ किसी को भी ऐसा ना एकदम जोश में नहीं डालना चाहता कि चलो प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कच्छू नहीं बाबा, कच्छू नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप गाड़ी लेकर के हाईवे पे निकले हैं, हाईवे में आपकी गलती भी हो सकती है, दूसरे चालकों की या दूसरे ड्राइवर्स की भी हो सकती है, और हाईवे बना हुआ भी गलत ढंग से हो सकता है, वहां पे भी गलती हो सकती है। मैं कहता हूं जो भी गलती है, सारे सिस्टमिक एरर्स हैं, आपको हाईवे पार भी करना है और एक्सीडेंट से भी बचना है। अब आप जिम्मेवार हैं उस चीज के लिए। आप ऐसा काम ना करें जिससे किसी और की ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस आए, आप ऐसा काम ना करें कि ओवर स्पीडिंग करके जा रहे हैं और हाईवे में कोई गड़बड़ हुई और आप उसमें एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशन में आ गए। तो भाई ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको अपनी गाड़ी ठीक से चलानी है, यानी एग्जाम भी आपको ठीक से देना है। हाँ, मेरा काम जरूर ये है कि मैं आपको बताऊं कि कहां हाईवे में गड़बड़ है, कहां दूसरे ड्राइवर्स में गड़बड़ है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो आइए एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला, एजिटेट एकदम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगली ट्रूथ आपको बता रहा हूं कि सारे के सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स ऐसे ही कंडक्ट होते हैं इंडिया में। छोड़ दो, हाल ही में मैं सुन रहा था सीएस में किसी के 40-45 नंबर बढ़ गए। सोचो, एक पेपर में 40-45 नंबर बढ़ रहे हैं, कोई मतलब कोई हिसाब है इस बात का? हुआ है, सीएस के एग्जाम्स में भी हुआ है। इसके अलावा सीएमए एग्जाम्स का तो सामने ही आपके दिखा रहा हूं, और सीए एग्जाम्स को लेकर के सारे सीए टीचर्स ऑलरेडी बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, हमसे छुपा हुआ नहीं है। सो होता आ रहा है, इंस्टीट्यूट्स को हमने बहुत बार बोला है, लेकिन ये पेपर चेकिंग बहुत गंदी ढंग से भी हो तो भी कुछ करता नहीं है इंस्टीट्यूट, या फिर कर रहा है तो हमें तो नहीं दिख रहा भाई। तो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अपने लेवल पे, लेकिन फिर भी गलतियां कहीं तो हो रही है, सुधार आ जाएगा, तो बस हम वही चाहते हैं। नंबर 2, कोई भी कंक्लूजन इस वीडियो से ड्रॉ मत करें। मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोल रहा हूँ सीएमए इंस्टीट्यूट में ये खामी है, ये खामी है, तो यार ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि मैं एक छोटे सैंपल से लेकर के काम कर रहा हूँ, 1-2 पेपर को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होने वाला। अगर ये मास लेवल पे हो तो डिस्कवरी ज्यादा होती है और इंस्टीट्यूट पे प्रेशर डाला जा सकता है मे बी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यही कहूंगा कि पेपर चेक जो हुए हैं उनको देख करके आप कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। ये कंक्लूजन्स काफी नहीं होंगे, ये छोटे 1-2 सैंपल साइज से कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी दूसरे टाइम पे मैं इंस्टीट्यूट को भी रिकमेंड करना चाहता हूं कि एक भी स्टूडेंट के साथ अगर होता है तो इंजस्टिस है ना। तो यहाँ पे इवैल्यूएटर आपके कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसके लिए प्लीज कुछ प्रोटोकॉल बनाइए। इवैल्यूएटर को पेपर चेक करने के 150-200 रुपए जो भी मिलते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मिलना भी चाहिए। आमतौर पर ये प्रोफेशनल भी होते हैं, तो वी आर वेरी श्योर कि आप क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छे से करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए कि अगर इवैल्यूएटर के पेपर में बहुत ज्यादा बड़ी कोई गलती आ जाए, पीछे से ही आ जाए,
तो इवैल्यूएटर को पनिश कीजिए लाइक एनीथिंग, 50,000 रुपए का पनिशमेंट लगाइए। मुझे पता है ऐसे ऐसे सजेशंस डालने से इवैल्यूएशन करेगा ही नहीं कोई बोलेगा मेरे को इवैल्यूएट ही नहीं करना है ना, तब आपको ठीक ख्याल आएगा कि ह्यूमन से ये होगा नहीं, तब आप एआई या फिर मैं कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, शायद वही एक तरीका है ट्रांजिशन करने का। पर मैं कहता हूं ऐसा नियम तो लेकर के आऊं कि अगर इवैल्यूएटर ने गलत पेपर इवैल्यूएट किया, अभी जो मैं गलती दिखाने वाला हूं ना, उसके लिए 50,000 छोड़ो, मैं 5 लाख का फाइन दे दूं उस इवैल्यूएटर को, अभी दिखाऊंगा आपको एक गलती। लेकिन फिर भी इस तरह की गलती हो रही है, कुछ मैकेनिज्म है आपके पास, अगर है तो प्लीज उसको यूज कीजिए, नहीं है तो ये सुझाव लीजिए कि इवैल्यूएटर पे फाइन भी लगाने का एक प्रावधान रखिए, ठीक है। नंबर 2, सैंपल साइज को लेकर के मैं क्लैरिटी डाल चुका हूं। नंबर 3 पे आते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, मैं पहले कह चुका हूं, हायतोबा मचाने का कोई पॉइंट नहीं है, ये चिल्लम चिल्ली मत मचाइएगा एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद में कि मुझे तो इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया, मैं तो फेल होना ही नहीं चाहिए था, प्लीज मत बोलिए, वो कोई फायदा नहीं है करके, सबके साथ हो रहा है। अच्छा दूसरा बात एक और समझिए, याद से हो रहा है, डेकेड से हो रहा है। हमारे टाइम पे ना हमें पता ही नहीं चलता था, आरटीआई जैसी कोई चीज नहीं थी, पेपर अधिकतर बच्चे ना पेपर घर पे नहीं मंगवाते थे, पास हुए फेल हुए ठीक है चलता है, और कभी कोई गलती आती भी थी ना, हम लोग उतने ट्रांसपेरेंसी ही नहीं थी सिस्टम में कि उस गलती को हम सामने रख पाते थे कि देखो ये गलती हमारी है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने जबरदस्ती नंबर काटे, और सोशल मीडिया भी नहीं था। तो पहले क्या होता था ना, चलता था, बस चल रहा है, हो रहा है। अब हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने सामने है कि ये चीज के नंबर कटने चाहिए थे, ये चीज के नहीं कटने चाहिए थे। तो अब कुछ ज्यादा चिल्लम चिल्ली है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये चिल्लम चिल्ली होगी, गलत भी नहीं है, चिल्लम चिल्ली मचाना है, एक तरह से ये वीडियो भी चिल्लम चिल्ली ही है, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यार हम भी पास होके निकले हैं, तो इन सिस्टम्स में एरर होते हुए भी प्रोफेशनल्स तो निकलते ही हैं। हाँ किसी के साथ नाइंसाफी होती है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, बट आप ही के साथ नाइंसाफी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो प्लीज पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलिए, नेगेटिव अप्रोच से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। फोर्थ पॉइंट यही है जो मैं बोल चुका हूं कि इवैल्यूएटर के अगेंस्ट प्लीज स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, मेरा ये हम्बल अपील है टू द सीएमए इंस्टीट्यूट, और अगर सीए इंस्टीट्यूट में भी इस तरह की कोई एरर्स हैं, ये ऑब्वियसली नियम वहां पे भी अप्लाई किए जा सकते हैं। आइए केस स्टडी के थ्रू आपको दिखाता हूं कि इंस्टीट्यूट ने कैसी क्या पेपर चेकिंग करवाई है। सबसे पहला स्टूडेंट नेम, ऑब्वियसली मैं पागल नहीं हूं कि रिवील करूंगा, नॉट रिवील्ड। सिलेबस 2022 का ही है और दिसंबर 2023 का है, तो मैं कोई पुरानी बात भी, जो बोलते हैं ना कि बाल की खाल निकाल रहा है, पुराने जो मुर्दे हैं उनको लेकर के आ रहा है, नहीं भाई मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। दिसंबर 2023 का ही है, पेपर भी अभी बाहर आए हैं, मेरे पास भी इसी की इंफॉर्मेशन पिछले हफ्ते ही आई है, तो बेस्ड ऑन दैट एकदम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। पेपर नंबर 6 को लेकर के, भैया आप पढ़ाते नहीं हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप काहे को बोल रहे हो? अरे भाई एमसीक्यू में मेरे को टेक्निकल नॉलेज की भी दरकार नहीं है, एमसीक्यू में गड़बड़ हुई है, ठीक है, मैं कॉस्ट पढ़ाता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कोई गड़बड़ मैं सामने रखूंगा। अच्छा इससे स्टूडेंट को कितना नुकसान हुआ? हम जैसे कॉस्ट कंपनी की बात करते हैं ना, सैलरी के मामले में लोग कॉस्ट टू स्टूडेंट, इस इवैल्यूएटर की गलती की वजह से स्टूडेंट को 30 में से 14 नंबर को टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। आप लेवल ऑफ मिस्टेक समझिए, स्टूडेंट ने भी यहां गलती करी है, मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट दूध का धुला है, स्टूडेंट ने भी कुछ गलत किया, लेकिन इवैल्यूएटर लिटरली, मतलब मैं शब्द नहीं यूज करना चाह रहा, पर मैं यही कहूंगा कि इवैल्यूएटर को दिख नहीं रहा था क्या? जरा सा भी नहीं दिख रहा था क्या? इतनी बड़ी मिस्टेक कि आप 30 नंबर में से 14 नंबर काट लिए स्टूडेंट के, और आप पकड़ नहीं पाया उस बात को। बहुत मतलब 90% मिस्टेक मैं इवैल्यूएटर की मानता हूं, 10% स्टूडेंट की है। स्टूडेंट की क्या मिस्टेक आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर निकाल करके लाया हूं दिसंबर 2023 का, पेपर नंबर 6 का, और इसमें टोटल 15 एमसीक्यू है, तो उसी से समझ में आ गया 2022 का ही पेपर है। तो कोई मुझे ये मत बोलना भैया आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाते हो, नहीं भाई एकदम इंस्टीट्यूट का ही सजेस्टेड आंसर है। स्टूडेंट ने अपनी मार्कशीट दी है, मैंने सारे ही जितने भी क्यूआर कोड्स वगैरह जो भी है सबको हटा दिया कि कोई भी तरह की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं हो जाए। स्टूडेंट ने मार्किंग करी है, प्लस प्लस करके माइनस माइनस करके इनको नंबर भी मिले हैं। लगभग आप देखेंगे ना तो स्टूडेंट का नंबर यहां पे एक जगह कटा, ठीक है, लो जी मैं पेन यूज करता हूं, यहां एक जगह नंबर कटा क्वेश्चन नंबर 2 में, बाद बाकी 1 राइट किया इंस्टीट्यूट की तरफ से, इवैल्यूएटर ने राइट किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, सब राइट किया। और अगर आप नोटिस करेंगे इसके बाद में जितने भी हैं उन सबको ना ज्यादातर जगहों को रॉन्ग किया, कुछ एक जगह रॉन्ग किया तो है लेकिन बाद में उसको राइट कर दिया, ठीक है, क्यों किया वो मैं बताऊंगा। और यहां रॉन्ग किया, यहां रॉन्ग किया, यहां रॉन्ग, मतलब आप नोटिस कर रहे हो, एक ट्रेंड नोटिस करना कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन है जो लगातार राइट हुए हैं। आमतौर पे इस तरह से राइट होता है तो स्टूडेंट अच्छा ऐसा फील होता है। शुरुआत के 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन स्टूडेंट ने राइट किए, जबरदस्त स्टूडेंट है ये, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तभी इतना अच्छा नंबर लेकर के आ रहा है। लेकिन सडनली एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, नीचे के सारे क्वेश्चंस कट रहे हैं। इवैल्यूएटर ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। इस स्टूडेंट ने क्या गलती करी, यहां है वो गलती।
7 के बाद इनका नेक्स्ट नंबर आता है 9, बीच में 8 है ही नहीं। अच्छा, 8 इनका लास्ट में है, तो अटेम्प्ट इन्होंने सारा किया पर बीच में 8 नंबर लिखा नहीं। अब मुझे पता है कई बच्चे यहां पे ऐसे बोलेंगे, मूर्ख है ये बच्चा, इसको लिखना चाहिए था। अरे रे रे, रुको, खुद को इस सिचुएशन में डालो। आप 8 ऊपर लिखना भूल गए थे अगर, या उस समय ख्याल नहीं आया, बाद में आपने देखा मेरा 8 नंबर मिसिंग, आपने लास्ट में लिख दिया, क्या आप नहीं कर सकते थे ये? और कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जो अभी बहुत ज्यादा जजमेंटल हो रहे थे ना, आपको पकड़ करके सीधा कर रहा हूं मैं इस पॉइंट पे कि इतनी भी क्या बड़ी मिस्टेक हो गई भाई। किसी का 8 नंबर मिस हो गया और उसने नीचे लिख दिया, या हो सकता है उसने नंबरिंग का खास ख्याल नहीं किया, ऊपर नीचे लिख दिया। तो नंबरिंग का ख्याल नहीं रखा तो इवैल्यूएटर क्या लिटरली देख नहीं सकता है? इवैल्यूएटर ने क्या किया मैं बताता हूं। उसने ऐसे चेक किया है BDCB, ठीक है, तो उसको वहां जाके चेक किया है, BD नहीं है, CB सही है। अच्छा, फिर उसने आगे क्या चेकिंग करी है? CCDD। तो इसने क्या किया? नीचे गया, इसने किया CCD नॉट D, तो काट दिया। भाई साहब 9 नंबर का करेक्ट आंसर B है। आप जाके चेक कर लो, ये रहा 9 नंबर और आंसर क्या है? B। पर क्योंकि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब नीचे दिया तो इसके यहां से नंबर कटने शुरू हो गए। अब आप देखो 9 नंबर का कट गया ऑलरेडी, उसके बाद का क्या है? ABBC। अब यहां एक चीज नोट करना, ये लाइन से ना 2 B थे तो 1 नंबर मिल गया, गलती से मिल गया, ठीक है। ABB, तो ये A नहीं है, काट दिया गया नंबर, ठीक है। B, अच्छा रुको, पैटर्न अब यहां चेंज हो रहा है। अब इन्होंने जो नंबरिंग दी है वो नंबरिंग कैसे दी है बताऊं? हाँ, DABB। अब जो नंबरिंग हुई है वो हुई है BABB से, BABB। तो लो जी BABB देख लेते हैं। ये वाला पहले ही कट चुका, B ये है नहीं, ये A नहीं है, ये B है, तो ये राइट हो गया। कोइंसिडेंस था, 2 B थे ना लाइन से, और फिर वापस ये B नहीं है तो ये भी कट गया। अच्छा, ऐसे चेक हो रहा है? हाँ जी, ऐसे हो रहा है। और फिर उन्होंने और क्या किया? CDB, और लास्ट में क्या किया CDB का? CDB में ये D है तो ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत, ये भी होना चाहिए था लास्ट वाला। इवैल्यूएटर ने क्या किया? बहुत बड़ी मिस्टेक। इवैल्यूएटर सिर्फ इन चीजों पे ध्यान दे रहा है कि यहां नंबर्स कैसे हैं। भाई 1 2 3 4 तो देख लेते, नहीं देखना ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि भाई हमें पेपर चेक करके फटाफट वो 150-200 रुपए कमाने हैं। लिटरली मैं खराब बात कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोलूं, प्रोफेशनल बंधु हैं जो चेक कर रहे हैं। कोई सीए में ही होगा, कोई सीए ही होगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ऐसे करते हैं चेक, ऐसे ऑडिट करते हैं आप। ये क्या था? एक बच्चे का नंबर ऊपर नीचे हो गया, कितने नंबर कटे पता है? इस बच्चे का सिर्फ एक क्वेश्चन जेन्युइनली रॉन्ग था, जो कि था क्वेश्चन नंबर 2। इसको 30 में से मिलने चाहिए थे 28, कितने मिले? 14। कॉस्ट टू स्टूडेंट 14 मार्क्स। 14 नंबर में पास फेल का पूरा निर्णय होता है। ये 2-4 नंबर होता ना, मैं बोलता चलो जाने दो, कोई बात नहीं। 14 नंबर इंस्टीट्यूट की, इवैल्यूएटर की इस मिस्टेक की वजह से ये पास होता हुआ बच्चा फेल हो सकता है। एग्जामिशन लाने वाला बच्चा नॉन एग्जामिशन पे खत्म कर सकता है, पूरा ग्रुप अटक सकता है। क्या ये हम फीस दे रहे हैं ना, एग्जाम की बच्चे फीस दे रहे हैं आपको, उस फीस से इवैल्यूएटर को पैसे मिल रहे हैं। इवैल्यूएटर पैसे के लिए ही ये काम कर रहा है, उसको थोड़ी ना कोई चैरिटी करनी है। सारा पैसे के अराउंड है। फाइन लगाओ यार आप, सर आप लोग ये डिसीजन लो, फाइन लगाओ। इस तरह की गलती के फाइन नहीं लगेंगे तो कैसे होगा? ब्लैकलिस्ट करना भी मेरे ख्याल से काफी नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से। मैं ये देखा था, मेरा दिमाग खराब हो गया कि इस तरह से भी कुछ हो सकता है क्या, लेकिन यार इंस्टीट्यूट ने किया। 14 नंबर बच्चे के गए। बच्चे की गलती मैं फिर बता रहा हूं, और आपके लिए भी आगे के लिए बहुत रेलिवेंट है। आपका एग्जामिनेशन सर पे ध्यान रखना कि ये थोड़ा भी नंबरिंग इधर उधर आपने किया तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये लोग चेक नहीं करेंगे देख करके, तो आप प्लीज थोड़ा सा सतर्क होइए। पर इस बच्चे की मैं बहुत ज्यादा गलती नहीं मानता, कर दिया हो गया मिस्टेक, पर थोड़ा तो हम उम्मीद करेंगे इंस्टीट्यूट थोड़ा तो देखेगा, ध्यान देगा।
इवैल्यूएटर थोड़ा तो ध्यान देगा। केस स्टडी नंबर 1 खून खोला इसको देख करके। केस स्टडी नंबर 2 बहुत बड़ी नहीं है तो आपका भी खून नहीं खोलेगा, पर नंबर क्या बात के कटे में वो समझ में ही नहीं आ रहा। स्टूडेंट का नाम रिवील नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है। 2022 का दिसंबर 2023 का ही पेपर है, मेरा पेपर है। लो जी ये मेरा पेपर, ठीक है। कॉस्ट काउंटिंग 2 मार्क्स इसके काटे गए 7 में से। अब ऐसे तो 7 में से 2 नंबर काटे गए, वो भी गलत है। सवाल जो आया एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 भी था। इंस्टीट्यूट ने तो आजकल सजेस्टेड आंसर देना ही बंद कर दिया, मतलब एक लाइन में आंसर दे दिया 379 500 बस दे दिया इतना सा, और कुछ लिखा नहीं इंस्टीट्यूट ने। क्योंकि ये हमारी मैथ का ही सवाल है, तो मुझे पता है ये सवाल बहुत आसान था। स्टूडेंट जिन्होंने क्लास अच्छे से करी, मैथ ठीक से सॉल्व करी, उसका ये एग्जाम में बनना चाहिए था। ये स्टूडेंट ने बनाया भी है, एंड नीटनेस भी है इसके काम में। तो ये भी नहीं बोलते काटाकुटी बहुत ज्यादा है, नीटनेस है काम में। इसने पूरी कैलकुलेशन करी, इसको यहाँ पे 1 नंबर मिला इस काम को करने का, इसको यहाँ पे 3 लाख रुपए कैलकुलेट करने का भी 1 नंबर मिला, और उसके बाद इसको ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने का भी यहाँ पे नंबर मिला। हाँ मैं मानता हूं यहाँ थोड़ी सी लाइन वाइन खींच करके इसको अच्छा दिखा सकता था, बट स्टिल इट्स नॉट बैड। 1 नंबर यहां मिला, 1 नंबर यहां मिला, 3 नंबर यहां मिला, और यहां पे टोटल बैठा दिया गया 5। मैं आपको दोस्तों याद दिला देना चाहता हूं कि ये नंबर एग्जैक्ट मैच हो रहा है with the number that the institute had given in its solution 379 500 एग्जैक्ट मैच हो रहा है। और उसके बाद में एग्जैक्ट मैच होने के बाद में ये रिकमेंडेशन भी लिख रहे हैं अपनी तरफ से, अच्छे से बना करके आंसर लिख रहे हैं। किधर काटे अपने 2 नंबर? जवाब है नहीं, मेरे पास ही नहीं है। इनके नंबर किधर कटे मुझे नहीं मालूम, पर क्यों बेकार में क्यों 2 नंबर काट लिए भाई इनके? 7 में से 2 नंबर काट लिए। मैंने इसके ऊपर थोड़े दिन पहले एक वर्टिकल वीडियो भी बनाया था। वो वर्टिकल वीडियो की रीच बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो इंपैक्टफुल नहीं होता। पूरा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बेकार में 2 नंबर कट रहे हैं भाई, कोई गलती नहीं है। जहां 7 में 7 मिलना चाहिए तो वहां तो मिले यार। हम ऐसे ही सर, हम लोग ऐसे ही कमजोर बच्चे हैं, हमारा 7 में 7 नहीं आता है। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में आता है, जहां आता है दे दो ना सर, ऐसे नंबर बेकार में ना काटो ना। बट ठीक है, हुआ तो हुआ भैया, ठीक है। आपने हाईवे तो दिखा दिया हमें, हाईवे में बहुत सारे उटपटांग टर्न्स हैं, हाईवे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टमैटिक एरर्स हैं। अब हम करें तो क्या करें भाई? आपके पास करने को यही है कि प्लीज थोड़ा मार्जिन और सेफ्टी लेकर के चलो। 40 की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत गंदी तैयारी कर रहे हो, 50 की भी कर रहे हो तो मेरे को अब कल लग रहा कमी है। प्लीज तैयारी 55 की करो, 60 की करो। बिगड़ करके 40-42 पे भी आ जाओगे तो ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी बढ़ाइए। हम जो 60-40 वाला फॉर्मूला बनाते हैं ना, जो 60-40 बोलते हैं, उसमें मैं हमेशा कहता हूं 40 आपको ठीक से आता अगर, और 60 आपको एवरेज भी आता तो आपका काम हो जाएगा। अगर सिस्टमैटिक एरर्स इस ढंग के होते हैं, मेरी 60-40 स्ट्रैटेजी नहीं बचा सकेगी आपको, क्योंकि हम खुद का 40 अच्छे से तैयार किए, 60 ठीक ठाक भी है तो वहां 15-20 नंबर उठा लिए। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट 14 नंबर ऐसे ही काट लेगा तो हम लोग कहां रहेंगे? मतलब मेरे को नहीं लगता कोई भी बच्चा वहां से एस्केप कर सकता है। इस बच्चे के जिसके केस स्टडी नंबर 1 में 14 नंबर कटे, मैं बोल ही नहीं सकता वो कहां गया होगा, क्या नंबर कटे होंगे उसके खामखा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे कई बार परेशान करती है। मैं एजिटेटेड नहीं होता, लेकिन मैं सिस्टमैटिक एरर्स जो हैं वो सामने रखना चाहता हूं। मैं हमेशा पेपर पैटर्न को लेकर के अवेयरनेस की बात करता हूं, मैं हमेशा स्ट्रैटेजिक बातें करता हूं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं ऑफ द एग्जामिनेशंस बीइंग कंडक्टेड, एंड इसका कुछ किया जा नहीं सकता। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे काम करता है यार, बहुत ढंग से प्रोफेशनली मैनेज करते हैं आप कई सारी चीजें। प्लीज इस चीज को भी करो। यहां अगर मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं कि भाई यहां कुछ गलती है, उस गलती को प्लीज सुधारिए आप। ये इवैल्यूएटर्स अगर इस ढंग से चेक करते हैं और इतनी भारी मिस्टेक अगर आपके नोटिस में आती है, प्लीज टेक एक्शंस एंड पब्लिकली ना उसका एक नोटिस भी डालिए। आपके स्टूडेंट जो आपसे इतने नाराज हो जाते हैं ना एट टाइम्स, उनको अच्छा लगेगा जब आप पब्लिकली ये बात रखेंगे कि इस फलाने ढिमकाने इवैल्यूएटर को हमने 50,000 रुपए का फाइन लगाया क्योंकि इनके पेपर चेकिंग में इतनी भारी गलती थी। आई होप मेरे ये मैसेजेस ठीक से मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आपके लिए एक ही मैसेज है, प्लीज पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए, और जहां हो सके वल्नरेबिलिटी का स्कोप मत दीजिए। जैसे इस स्टूडेंट के लिए केस स्टडी नंबर 2 में मैंने पहले क्या बोला, नीट है इनका काम, तो नंबर और कहां कटेंगे? कई बार काम आपका नीट नहीं होता तो नंबर बेकार में कट जाते हैं। इनका कहां मिस्टेक है? हो सकता है ये नीचे वाला जो है ये टेबल बना देते तो थोड़ा नजर आ जाता कि दिस इज द मेन आंसर। इन्होंने नहीं बनाया, नजर में नहीं आया, बेकार में नंबर कट गए। तो मैं यही कहूंगा, प्रेजेंटेशन में प्लीज चूकिए मत। जो क्वेश्चन आपको पूरा आता है, कम से कम उसमें प्रेजेंटेशन का पूरा ख्याल रखिए। अगर आप प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे, नंबर कट सकते हैं। टेबल नहीं बनाएंगे, नंबर कट सकते हैं। पेंसिल स्केल यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पेंसिल नहीं यूज करनी है, पेन यूज कीजिए, पर प्लीज कीजिए, प्रॉपर फॉर्मेट बना करके करिए। और वो हर क्वेश्चन के लिए नहीं करना है। बच्चे बोलेंगे हमारा तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं होगा, मत कीजिए ना, पर जिसमें आपको पता है इसमें मेरा साथ में साथ आ रहा है, प्लीज मत चूकिए, अच्छे से कीजिएगा। और वो जो नंबरिंग वाली बात है, प्लीज वो गलती तो मत ही करते ना, कोई यहां देख के नहीं करेगा आपका पेपर चेक, बेकार में नंबर आपके कटेंगे। आई होप जो भी मेरा आज का मैसेज है ये आप तक ठीक ठाक पहुंच गया होगा। प्लीज इस पूरी बात को ध्यान से समझिएगा और आई विश यू ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और ज्यादा लोड मत लेना दिमाग में, हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है। बस आप अपना वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं बाय बीइंग वेरी इंपैक्टफुल एंड माइंडफुल। अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा रखो एंड माइंडफुल रहो कि यार उटपटांग कोई हम गलती नहीं करते, हम कहीं कोई एरर ना छोड़ दें, ठीक है। सो यस, दैट इज इट। इतने के साथ आई विल टेक योर लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।